सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी ये आप देख रहे हो, मेरा पहला लेक्चर आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये अपना चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का। तो अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये होती क्या, अगर मैं हिंदी में बात करूं, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। एंड इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब आप जानते होंगे, मैथ में आपने पढ़ा ही होगा। तो हम अपने आसपास देखते हैं डेली लाइफ में, हम अपने आसपास डेली लाइफ में देखते हैं तो आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हर जगह एक केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपने देखा हो कि अगर आपने दूध को ऐसी मतलब अपने कमरे में रख दिया हो तो थोड़ी देर बाद देखेंगे दूध फट जाता है, ठीक है। अगर आप उसको अपने तवा को या फिर कोई भी ऐसी जो मेटल की बनी हुई चीज़ है उसको हम अगर हम वायु में रख दें, एटमॉस्फेयर में रख दें, तो देखते हैं कि उसके ऊपर ह्यूमिडिटी कुछ जंग वंग टाइप की लग जाती है, ठीक है। और ऐसे भी जैसे खाना पकना, खाना कैसे पकता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, हर जगह एक केमिकल रिएक्शन होता है, हर जगह एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो इसी पे अपना एक टॉपिक है, और ये अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और यहाँ पे अपने लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोगों ने एयर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, किस तरीके का रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है, आप एक्टिविटीज़ पढ़ लीजिएगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ वेयर अ dazzling flame and after burning it converts into a white powder. This white powder is magnesium oxide. इसमें बोला है कि एक्टिविटी करने के बाद आप ये मतलब ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन एक पतली सी पट्टी होती है, उसको आप अगर एयर के कांटेक्ट में लाएंगे फ्लेम के साथ तो वो एक आवाज़, जैसे कि पटाखे की आवाज़ होती है चटर पटर की, उस टाइप की आवाज़ निकलती है, ठीक है। और वो फिर बाद में वो जल के पूरा एक वाइट पाउडर में बन जाता है, और वो वाइट पाउडर जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब आगे, हाउ इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अब बात आती है कि ये हुआ कैसे, ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदला कैसे। तो इसका ये कारण है कि जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को वो रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, रिएक्शन का मतलब एक दूसरे के रिएक्शन कराना, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जैसे रिएक्शन कराते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक। तो अपनी तीसरी एक्टिविटी है 1.3। इसमें बताया गया है कि कॉनिकल फ्लक्स, यानी कि कोई भी एक मतलब लकड़ी का फ्लक्स होता है जिससे ढक्कन लगाते हैं, जिसे आप ढक्कन भी कह सकते हैं, उसको लेना है, ठीक है। और उसके अंदर जिंक ग्रेनुल्स, कुछ जिंक के टुकड़े डाल देना, ठीक है। और उसके साथ हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जो HCl होता है और सल्फ्यूरिक एसिड जो अपना H2SO4 होता है, उसको उसमें ऐड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन के तौर पे दे रखा है कि इसको ऐड करते समय मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि जो डाइल्यूट HCl है, ठीक है, और जिंक ग्रेनुअल्स है, इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रखा है, इस एक्टिविटी की मदद से क्या कंक्लूजन निकलता है इन केमिकल रिएक्शन में भी। तो फ्रॉम दैट 3 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड हियर इट कैन बी सेड दैट एनी ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब जो यहाँ पे रिएक्शन हुई है ये एक तरीके के केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन आपको पता होगा, केमिकल रिएक्शन जो कि दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती है, दोबारा चेंज नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट बनता है रिएक्ट करके तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता, इसलिए केमिकल चेंज है। तो केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो अब केमिकल रिएक्शन किस टेकन प्लेस लिया है, ठीक है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, यानी कुछ पॉइंट है जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमने देखे हैं, जो कि हमने एक्टिविटी 1.3 और 1.1 में भी पढ़ा है। तो पहला आता है चेंज इन स्टेट, यानी कि जो उसका स्टेट है उसमें बदलाव, जो उसका रूप है, स्वरूप, जिसे हम स्वरूप कह सकते हैं। जैसे कि चेंज इन स्टेट, आपने उस मैग्नीशियम रिबन के कंपाउंड में देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को पहले वो एक पट्टी की तरह होता है, पतली पट्टी, उसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट कराते हैं तो वो एक पाउडर के फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। तो ये एक स्टेट ही तो बदला है, पहले वो सॉलिड से था एक पट्टी के रूप में, फिर बाद में वो पाउडर के रूप में हो गया, ठीक है। तो उसने अपना स्वरूप बदला। दूसरा हमने देखा कि चेंज इन कलर, जो मैग्नीशियम रिबन था, मैंने आपको बताया होगा कि जो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो एक वाइट पाउडर होता है, ठीक है। तो वाइट पाउडर यानी कि कलर, तो इससे हमें ये पता चलता है। तो अब अगला है तीसरा पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमने 1.3 एक्टिविटी में देखा कि जो जिंक ग्रैनुअल्स है उसका हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा तो उसमें H2 गैस निकलती है, H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। H2 मतलब हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होती है वो गैस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि
केमिकल रिएक्शन में गैस भी निकलती है, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में कुछ गिरावट होगी या फिर कुछ बदलाव होगा, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स है जो याद रखने वाले हैं जिसमें कि केमिकल रिएक्शन वो उपस्थित होता है केमिकल रिएक्शन के समय, ठीक है। तो अब अगली बात करते हैं हम। तो अब ये हमने देखा कि ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन के समय हमें ऑब्जर्व की हैं। तो अब अगली बात करते हैं। एज वी सी द चेंजेस अराउंड अस वी कैन नोटिस दैट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस taking place around us. In this chapter we will study about the several type of chemical reaction and their symbolic representation। यानी कि इसमें बात किया गया है कि ये चैप्टर एक केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है और हम अपने चारों तरफ देखेंगे, अगर ध्यान से देखने पर हम पाएंगे कि मतलब केमिकल रिएक्शन हर जगह उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसको कुछ एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ ये हाइड्रोजन गैस निकलती है जब सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो ये अपना कॉर्क है, ठीक है। और ये कॉनिकल फ्लक्स, ये जो एक ट्यूब टाइप में आपको दिख रहा है, ये एक हमने रिएक्ट करा सल्फ्यूरिक एसिड को, ये रहा जिंक ग्रैनुअल्स, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकली। तो अब आती है अपनी 1.1 टॉपिक जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो वी कैन डिस्क्राइब द एक्टिविटी 1.1 इन द फॉलोइंग वर्ड्स। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज अलाउड टू बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब इसमें बस यही बताया गया कि हमने ऑब्जर्व किया 1.1 में कि जब मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, ठीक है। तो अब हम बात करें कि अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन तो फॉर्म हुआ अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखने कहेंगे, ठीक है। तो जिससे हमने रिएक्ट कराया इसे तो कहेंगे, एक टर्म यूज़ करते हैं हम यहाँ रिएक्टेंट्स, जिससे रिएक्ट कराया जा रहा है, और जो हमारा नया प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका किसका रिएक्ट करा, मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन का, और अपना प्रोडक्ट क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, तो इसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और इसे प्रोडक्ट है। जो रिएक्शन के बाद बनता है उसे प्रोडक्ट, और जो रिएक्शन से पहले होता है जिसमें रिएक्ट कराया जाता है वो रिएक्टेंट। और जो ये एरो है ये बीच में, ये चेंज शो करता है, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन हमने कराया है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदला है, ठीक है। तो ये इसी को शो करता है। अब एक और बात यहाँ करते हैं, जैसे ये हो गया, हम इसे मान लेते हैं LHS, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एरो के बाद का इसे हमने माना RHS, ठीक है। जो LHS होता है हमेशा प्लस के साथ, जैसे कि ये प्लस का साइन यहाँ दिखाया गया, और जो RHS होता है ये ऑलवेज प्लस के साथ, ठीक है। तो ये रहा अपना रिएक्शन लिखने का तरीका, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये एक तरीके के बन गई अब अपनी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब अगली बात आती है अपनी टॉपिक की, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। आप अपनी NCERT खोल के रखिएगा जिससे कि आसानी हो समझने में, ठीक है। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन कैन बी expressed in most shorter way. It can be done by using chemical formula instead of words. A chemical equation representation a chemical reaction, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमने अपना इक्वेशन लिखा था जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू में अपना आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बड़ी इक्वेशन लिखनी पड़े तो इतना बड़ा हम एक किसी भी पेज पे या फिर कहीं पे नहीं लिख सकते। तो इसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में हमने करने के लिए एक टर्म डिफाइंड किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये टॉपिक का नाम भी है अपना राइटिंग ठीक है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो अब लिखते हैं, ये इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। अब इतने बड़ी तो हम लिख नहीं सकते हैं, जैसे कि ये हमने यहाँ पर देखा मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो इसको शॉर्टर करने के लिए हमने केमिकल इक्वेशन डिराइव किया, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन हमने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इक्वेशन के फॉर्म में से कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को आपको पता होगा, मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड किसी भी ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, यानी O यहाँ लग गया, मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिराइव करते हैं।
ठीक है। तो अब ये हो गया अपना LHS और ये हो गया अपना RHS। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो क्या ये बैलेंस है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट है, ये जो रिएक्टेंट है, क्या ये बैलेंस्ड है, यानी कि ये LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो इसका आंसर होगा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एटम देखे जाते हैं, यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम एक, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है यानी एक माना। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो। यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन कितना बना, लेकिन प्रोडक्ट में एक ही बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। जब दोनों LHS इक्वल टू RHS होते हैं तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ मैं, बैलेंस्ड इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS। लेकिन अगर वही LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, या इसे स्केलेटल भी कह सकते हैं। स्केलेटल, जिसका मतलब होता है स्केलेटल। ठीक है, तो जो अनबैलेंस्ड होगा इसे स्केलेटल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे बैलेंस कैसे करें? ठीक है, तो अब अगला बैलेंस्ड करने की कोशिश हम करते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड करेंगे, क्योंकि अभी ये अनबैलेंस्ड है और ये इक्वेशन अपनी गलत है। तो अब यहाँ देखते हैं कैसे होगा। तो अपने NCERT के हिसाब से एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम इसको अब एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड में कुछ इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो जिंक को क्या लिखेंगे, जिंक कैसे डिनोट होता है, Jn। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, क्या बना, जिंक सल्फेट, JnSO4। अब हाइड्रोजन को H2। ये सारी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना है अपने को। तो अब हमने एक टेबल बनानी है जिसके हिसाब से हमें पता लग जाए कि बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम। तो हमने देखा कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, जो कि जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। जिंक हो गया अपने पास, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन। अब LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS यानी ये वाला हिस्सा LHS, ये वाला हिस्सा RHS। ठीक है, LHS में कौन कौन से हैं, जिंक का एटम कितना है, यानी एक, ये कुछ नहीं यानी एक माना। हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन के दो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन RHS में भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन 4 यहाँ लिखे LHS के, जो हमने LHS के लिए रॉ बनाया उसमें LHS के ही हाइड्रोजन लिखे जाएंगे, RHS के नहीं जोड़े जाएंगे। इसलिए LHS के केवल कितने हैं, LHS में हाइड्रोजन की एटम्स 2। ठीक है, ये एटम होता है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा, माना यहाँ H है यानी यहाँ एक एटम है। अगर मान लिया यहाँ H2 है तो यहाँ 2 एटम हो गया। ठीक है, अगर यहाँ माना H3 है यानी 3 एटम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक फॉर्म चलता है। तो यहाँ 2 है। अब सल्फर के कितने हैं, सल्फर का कुछ नहीं है यानी 1 हो गया। ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ 4, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के RHS में भी है। तो ऐसा नहीं है कि RHS का ऑक्सीजन LHS में लिखा जाए, नहीं, ऑक्सीजन केवल LHS में कितना है, 4। ठीक है, अब RHS की बात की जाए उसी तरीके से, जिंक के RHS में कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है यानी 2। सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं LHS में जिंक जितने RHS में भी उतने हैं, हाइड्रोजन में जितने जिंक LHS में RHS में भी उतने हैं, सल्फर में भी जितने एटम्स हैं उतने भी RHS में भी हैं, ऑक्सीजन में जितने एटम हैं उतना RHS में भी, यानी कि ये सब बैलेंस्ड हो गया। ये बैलेंस्ड इक्वेशन अपनी है। ठीक है, तो इसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे, या फिर बैलेंस्ड स्केलेटल भी लगा सकते हैं हम यहाँ टर्म यूज़ करने के लिए, अगर आसानी हो, कहीं पेपर में आ सकता है। अब एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें दे रखा है अपनी बुक में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम
तो हमने अब अपनी टेबल बना ली, जिस हिसाब से हमने यहाँ पे अपनी टेबल बना के समझा था कि कैसे एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, उस हिसाब से मैंने एक टेबल यहाँ पर भी बनाई हुई है, देख सकते हैं आप। एफ ई के यहाँ कितने एटम है? एक, वो भी LHS में, ये LHS है, ये RHS है, मैं लिख देता हूँ। एफ ई में कितने LHS के एटम कितने हैं? एक। RHS के कितने एटम हो जाएंगे यहाँ? RHS में एफ ई के कितने एटम है? 3। यहाँ हाइड्रोजन के LHS में कितने एटम है? 2। यहाँ कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं LHS में? 0 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1। और यहाँ RHS में कितने हो जाएंगे? यहाँ दे रखा है 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बैलेंस्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि एफ ई जितना LHS में है RHS में उतना नहीं है। हाइड्रोजन भी की बात करें तो हाइड्रोजन तो है, लेकिन जो ऑक्सीजन है नहीं है। बैलेंस होने के लिए ये तीनों बैलेंस होना चाहिए, ये इसके इक्वल, हाइड्रोजन भी इसके इक्वल, ऑक्सीजन भी इसके इक्वल, ठीक है। तो अब हम इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड पहले बताते हैं कैसे होता है। अब स्टार्टिंग से करते हैं। ये Fe है, यहाँ Fe3 है, ठीक है। तो अब इसे तो हम Fe3 है, तो हमें इसे बराबर कैसे करना होगा? यहाँ पे 3, यहाँ Fe के भी 3 होने चाहिए, तो यहाँ हमने 3 लगाया, ठीक है, 3 लगा दिया, चलिए ठीक है। अब Fe तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो 4 यहाँ करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई 4H2O Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ऑक्सीजन इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि मल्टीप्लाई किया तो हमने एक ही कंपाउंड, एक ही ये चीज़ है। H2O अपना जो होता है क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। H2O अपना होता है वाटर, ठीक है, ये एक ही है। तो हमने जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन के एटम हमने बैलेंस करने की कोशिश की, वैसे ही देखा कि ऑक्सीजन के साथ साथ तो ये हाइड्रोजन के साथ भी बैलेंस हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ मैं बताता हूँ, जैसे कि H2O को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन के भी एटम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 को 2 से करेंगे तो ये हाइड्रोजन 8 बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन O4 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन तो यहाँ बैलेंस्ड हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो अब हम इसे करके देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गया और यहाँ हाइड्रोजन 2 ही रह गया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया। तो अब यहाँ 2 है, तो यानी यहाँ 8 है, तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ हम फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe3O4 4H2, ठीक है। तो ये अपना बैलेंस हो गया। अब देख सकते हैं आप यहाँ कि हमने Fe को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को पहले यहाँ 4 से किया था हमने पूरे इसी 2 कंपाउंड में, तो ये भी अपना 4 से हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने यहाँ 4 से किया और यहाँ ऐसे ही रहने दिया, तो ये अपना बैलेंस हो गया। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ। पहले जो फेरस है, यानी कि जो अपना ये आयरन, Fe को हम अपना आयरन कहते हैं, आयरन कहते हैं इसे, आयरन के एलिमेंट को डिनोट किया जाता है Fe से, याद रहे ये। तो Fe3 के इसमें देखा कि Fe के इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो पहले इसको बैलेंस किया, तो यानी 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, Fe के 3 एटम्स बन गए। अब देखा कि ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो हमने यहाँ सोचा कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 होना चाहिए, इसलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया। अब 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो 8 बन गया, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ही नीचे वाले, तो ये 8 बन गया। तो अब यहाँ पर 8 हाइड्रोजन के एटम हो गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के 2 ही एटम हैं, यहाँ 8 हैं, यहाँ 8 है, तो यहाँ 2 हैं। तो अब यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन के एटम होना चाहिए, यहाँ पर भी 8। देखा कि यहाँ तो 8 हाइड्रोजन के एटम हैं, हो रहे हैं, यहाँ केवल हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, यानी कि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अपना हो गया अपना बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन हमने ये कर दिया। अब आगे बात करते हैं। तो हमने इसे बैलेंस कर लिया। अब इस बैलेंस इक्वेशन को हम एक नाम देते हैं, डिफाइन किया है नाम, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, जिस मेथड से हमने इसको बैलेंस किया इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। यह नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ये इस छोटे छोटे नंबर होते हैं, ये होल नंबर आपको पता होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक को होल नंबर माना जाता है। तो जितने भी सारे होल नंबर है, ये एक दूसरे को हिट करते हैं। जैसे यहाँ 3 है, तो यहाँ हमने 3 करने की कोशिश की। यहाँ जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 एटम है, यहाँ पर भी 4 करने को, एक दूसरे को हिट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल होना चाहते हैं, इसलिए इसे हिट एंड ट्रायल मेथड। तो
अब ये तो रही बात। अब हमने जब रिएक्शन लिखी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ, तो हमें पता था कि मैग्नीशियम रिबन था वो सॉलिड में था और जो ऑक्सीजन था वो एयर फॉर्म में थी, यानी गैस फॉर्म में थी, ठीक है। तो अब हमें इस रिएक्शन से तो ये सब पता नहीं चल पा रहा है कि ये फेरस जो है, जो आयरन है, ये क्या है, ये कौन सा, किस स्टेट में, इनकी स्टेट के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ नोटेशन यहाँ यूज़ किया है, जैसे कि गैसेस के लिए G यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ एंड सॉलिड के लिए S, ठीक है। तो अपना फेरस कैसा होता है, सॉलिड में होता है। H2O कैसा होता है, H2O, ठीक है। और जो Fe3O4 में ये कैसे आएगा, S में, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होगा वो किस फॉर्म में आएगा, गैसेस फॉर्म में, ठीक है। तो ये अपना था, जिससे कि हमें ये पता लग सकता है कि ये इनकी स्टेट कैसे पता कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है। अब आगे एक और केमिकल इक्वेशन दे रखी है आगे, जैसे कि एक इक्वेशन दी हुई है एग्जांपल के तौर पे, कि कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मान लीजिए किसी को टेम्परेचर पे कर देते हैं, हाई टेम्परेचर पे, हमें तो फिर हमें टेम्परेचर के लिए कैसे पता लगेगा कि टेम्परेचर कैसे होना चाहिए, या फिर कोई भी कैटलिस्ट का मतलब रिएक्शन को कम करने के लिए, फिर ज़्यादा करने के लिए, रिएक्शन पे इफेक्ट करता है कैटलिस्ट, उसकी मदद से रिएक्शन को हम ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो हम उन सब को कैसे डिनोट करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे CO2 यहाँ G होगा, गैसेस फॉर्म में है, H2 किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। CH3OH किस में होता है, ये किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने इसको रिएक्ट कराया, ठीक है, हमने इसको रिएक्ट कराया टेम्परेचर पे यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि 340 जो भी है अपना, ये NCERT के हिसाब से 300 एटमॉस्फेरिक, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे ही एक और दे रखा है CO2 जो कि एक्वस होता है, याद रहे साइन। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपना एक्वस में है, ठीक है, H2O जो कि लिक्विड में है, और ये अपना फॉर्म हुआ है, इसको हम C6H12O6, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज होता है 6,6H12O6, ये एक्वस में है। ऑक्सीजन किस में हो जाएगा अपना, ऑक्सीजन अपना हो जाएगा एक्वस, और ये H2 किस में हो जाएगा, लिक्विड में, यानी कि वाटर, ठीक है। अब ये देखना है कि इसमें एक और चीज़ है कि इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन में हमें देखनी पड़ेगी बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन लग दिया, यहाँ हाइड्रोजन RHS में कितने हैं, 12 इसके हो गए, और 12 और 2 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ इस हिसाब से 12 हमने लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 यहाँ हो गए, यहाँ लेकिन फिर 12 6 18, ठीक है, 18, यानी कि यहाँ पर तो 6 हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 6 लगाया, 6 दूनी 12 और 6 18, ठीक है। तो इधर में हो गया। अब H2O यहाँ देखते हैं, H2O यहाँ कितने हैं, देख सकते हैं आप 12, ठीक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के एटम उससे कम है, तो यहाँ उसके बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 6 लगाया, ठीक है। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन बन गई। लेकिन मैंने बताया था कि कुछ समय पे ऐसा होता है, जैसे कि ये हो गया, ये प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं उसकी इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की के साथ रिएक्ट करके, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाते हैं। तो जो ये होता है, ये हम कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये हम ऐसे लिखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इस एरो के ऊपर और एरो के नीचे। तो ये अपनी इक्वेशन है, और इस तरीके से कुछ जो कि कंडीशन होती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, जो कि इंडिकेट करते हैं, ये एरो पर ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना यहीं ख़त्म होता है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।